Hello students, this is part 4 of South Asia and the Contemporary World. इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे श्रीलंका के बारे में, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में। किस तरीके से श्रीलंका में जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स और डेमोक्रेसी को लेकर प्रॉब्लम रही है। देखिए, डेमोक्रेसी यहाँ पर स्टार्टिंग से ही इस्टेब्लिश हो गई थी आज़ादी के बाद से ही 1948 में। उसके बाद से डेमोक्रेसी ठीक तरीके से काम करती रही है। कुछ इश्यूज़ को अगर छोड़ दें, जैसे कि 2018 में एक डेमोक्रेसी को लेकर क्राइसिस हुआ, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन मेजरली यहाँ पर जो है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर रहे हैं। लिट्टे नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन उभरा, इमर्ज हुआ, जो कि तमिल्स जो थे उनकी सपोर्टिंग के लिए। तो यहाँ पर मेनली जो है जो एथनिक्स जो रहे हैं तमिल्स और सिंगली जो लोग हैं। ठीक है, तमिल्स यहाँ पर माइनॉरिटी में है, 15% है टोटल पॉपुलेशन का, और सिंगली जो है वो 70% से 75% है। तो इनके बीच में जो है ये तमिल्स अपने राइट्स के लिए, क्योंकि जब श्रीलंका जब आज़ाद हुआ उसके बाद से यहाँ पर ये अपने जो इनके राइट्स थे उनका वायलेशन होता रहा, तो इसको लेकर मेजरली यहाँ पर प्रॉब्लम रही है। तो हम इसी के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो ये पहले मैप में देख लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा इसका एक डेमोग्राफिक देख लेते हैं। जो लैंग्वेज है तमिल्स की, वो तमिल लैंग्वेज है, 15% जो है माइनॉरिटी में है ये। इसके अलावा सिंगली जो है वो साउथ और सेंट्रल रीजन में ये हैं श्रीलंका के। ठीक है, और इनका जो धर्म रिलीजन है बुद्धिस्ट है इनका। ठीक है, थेरवाड़ जो ब्रांच है, थेरवाड़ जो शाखा इनकी है बुद्धिस्ट की, जैसे महायान है उसी तरीके से ये थेरवाड़ एक ब्रांच है। इनकी लैंग्वेज जो है इनकी ये सिंगली लैंग्वेज है, ये मेजॉरिटी में है। तो मैप में देख लेते हैं इनको। देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये इसमें सिंगली लोगों का है, ये बुद्धिस्ट या सिंगली इसमें रहे हैं। सेंटर वाला पार्ट है ये, या साउथ वाला पार्ट है हम कह सकते हैं इसमें। इसके अलावा ये जो है इसमें श्रीलंका के जो तमिल्स जो लोग हैं, ठीक है, ये मेनली नॉर्थ वाले पार्ट में और ईस्ट वाले पार्ट में ये रहे हैं, इनकी मेजॉरिटी देखी गई। तो इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट इसमें रहा है वो इसका श्रीलंका में एक मेन क्राइसिस के रूप में रहा। तो ये ब्रिटिशर्स के टाइम में जो तमिल सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गए थे वो, क्योंकि श्रीलंका के नॉर्थन पार्ट में, या कहेंगे जो जाफराबाद जो था, उसमें एजुकेशन जो है काफ़ी अच्छी थी। तो जिससे ये जो तमिल से जो लोग थे ये काफ़ी एजुकेटेड हो गए थे, और इसी वजह से सिविल सर्विस या गवर्नमेंट जॉब में इनकी काफ़ी संख्या में थे ये। और जबकि वहाँ पर जो पॉपुलेशन जो मेजॉरिटी में थी वो कौन सी थी, सिंगली थी। और सिंगली जो लोग थे वो गवर्नमेंट जॉब में या एजुकेटेड वो ज़्यादा नहीं थे। तो इससे जो है ये एक अनबैलेंस था। लेकिन आज़ादी के बाद जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो उसके बाद इन्होंने जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है अडॉप्ट की, और जिसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तमिल्स जो है, क्योंकि माइनॉरिटी में थे वो 15% थे टोटल पॉपुलेशन का, और इस वजह से वो कभी भी पावर में नहीं आ सकते थे। ठीक है, और इसके अलावा वो अपने फेवर वाले रूल्स कभी नहीं बना सकते थे, क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट की गई थी, तो कभी भी वो पावर में नहीं आ सकते थे। इसके अलावा जो वहाँ पर सिंगली जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने भी आज़ादी के बाद जो है फिर कोशिश की कि लंबे समय से जो तमिल्स को जो बढ़ावा दिया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसे नॉर्मल किया जाना चाहिए, और सिंगली लोग जो है उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो इसके लिए जो है पॉलिसीज़ बनाई गई,
एजुकेशन में, जॉब्स में आगे लाने के लिए। और सिंगलीज के लिए जो है काफ़ी ऐसे प्रोविज़न किए गए ताकि वो आगे नहीं आ सके, आगे ना बढ़ने के, उनको ऐसे इस तरीके का जो है पॉलिसीज बनाई गई। तो इससे जो है तमिल्स और सिंगलीज के बीच में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो गई। लेकिन 1956 में सिंगली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज उसको बना दिया गया, सिंगली भाषा को। अब जो जो तमिल जो लोग थे उनको जो है इससे काफ़ी जो प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ज़्यादा संख्या में जो है गवर्नमेंट जॉब में थे तमिल्स लोग। लेकिन अब वो रातों रात तो सिंगली लैंग्वेज नहीं सीख सकते थे, जबकि ब्रिटिशर्स के टाइम में जो है इंग्लिश लैंग्वेज में काम होता था। लेकिन अब सिंगली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। अब वो इतनी जल्दी तो लैंग्वेज नहीं सीख सकते थे, तो उनको जॉब से रिजाइन उनको देना पड़ा, जो तमिल्स लोग थे। ठीक है, इसी तरीके से जो हायर एजुकेशन थी उसमें भी तमिल्स का काफ़ी दबदबा था। पॉपुलेशन में तो ये सिर्फ 15% थे, लेकिन हायर एजुकेशन में करीब 80% जो थे वो तमिल्स लोग थे। तो इस तरीके से हायर एजुकेशन में भी इनकी काफ़ी संख्या थी, तो इनके ऊपर जो है इसमें भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। तमिल्स की एंट्री जो है कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में जो है काफ़ी इन पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए ताकि उनका एडमिशन ना हो सके, और सिंगलीज जो लोग थे उनके एडमिशन पर जोर दिया गया। तो इस तरीके से जो तमिल्स जो लोग थे वो हायर एजुकेशन से हटते चले गए, और वो धीरे धीरे वायलेशन की तरफ, हिंसा की तरफ, पॉलिटिक्स की तरफ उनका वो जो है कन्वर्ट होते चले गए। इसके अलावा तमिल्स के जो है मीडिया पर, लिटरेचर पर भी जो है बैन लगा दिया गया, और ये कह दिया गया जो है तमिल्स लैंग्वेज में मूवीज़ वगैरह भी नहीं बनेंगी। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर बननी की गई, जिस वजह से इन दोनों जो ग्रुप्स थे इनमें जो टकराव की स्थिति बनी। अब देखिए कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स का दौर जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो तमिल्स जो पार्टीज़ थी वो कन्फ्रंट करने लग गई कि आप हमारे अधिकार दीजिए। पहले तो ये लड़ाई जो थी नॉन वायलेंस थी, लेकिन सत्याग्रह के रूप में थी शुरुआत के 20 सालों तक लगभग। उसके बाद ये जो लड़ाई थी, या जो वो अपने राइट्स की मांग कर रहे थे, वो फिर बाद में जो है वायलेशन का रूप ले लेती है, हिंसा का रूप ले लेती है 1970 के बाद। और इस तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी जो पॉलिटिक्स, जो पॉलिसीज़ थी, उनकी वजह से काफ़ी सारे छोटे बड़े संगठन जो है बनने शुरू हो जाते हैं, जिनमें से लिट्टे नाम का एक संगठन जो था उभर कर सामने आता है सबसे पावरफुल रूप में। शुरुआत में इतना पावरफुल नहीं था, बाद में ये बहुत पावरफुल हो जाता है, इसकी अपनी मिलिट्री हो जाती है, हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो लेकिन इसके अलावा जो वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो सिर्फ ऑटोनॉमी की ही बात कर रही थी। वो चाहती थी कि आप हमें ऑटोनॉमी दे दीजिए, जो नॉर्थन और ईस्टर्न वाला जो पार्ट है, जिसमें ज़्यादातर जो तमिल्स जो बसे हुए हैं उन हिस्सों में। तो लेकिन ऑटोनॉमी की जो डिमांड थी वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट स्टेट में तब्दील हो जाती है जब लिट्टे हावी हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा लिट्टे तो सिर्फ अलग देश या अलग नेशन ही मांगता था। लिट्टे ने जो है, और इनको जो फंड या सपोर्ट जो मिलता था वो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में, जहाँ जो तमिल्स जो लोग बसे हुए थे उनको तमिल्स डायस्पोरा बोला जाता है। ठीक है, तो इनको ये जो लिट्टे जो ऑर्गेनाइजेशन उभर कर सामने आता है, इसको इस तरीके से वर्ल्ड वाइड इसको सपोर्ट मिलती है, जिससे काफ़ी हावी हो जाता है। ये थोड़ा लिट्टे के बारे में बात कर लेते हैं, क्या था ये। लिट्टे की जो फुल फॉर्म है, ये लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ठीक है, ये इनका लोगो था। इनका जो लीडर था वो था बिल्लुपलाई प्रभाकरन। इनका ऑब्जेक्शन था सक्सेशनिस्ट, मतलब ये एक अलग अलग राष्ट्र की मांग ये करते थे कि हमको श्रीलंका से एक अलग राष्ट्र, हमको जो है तमिल्स के लिए एक अलग राष्ट्र चाहिए। ठीक है, देश की बंटवारे की बात करते थे। ठीक है, और ये काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड थे, डिसिप्लिन थे। ठीक है, इनका ऑर्गेनाइजेशन जो है काफ़ी मजबूत था।
और जिस तरीके से मिलिट्रीज़ का होता है, तो ये अपने जो इनके फाइटर्स होते थे उनको जो है ट्रेनिंग देते थे बाकायदा। इसके अलावा इन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग का इस्तेमाल किया। इन्होंने काफ़ी अपने जो तमिल्स जो लीडर्स जो थे, जो इनके खिलाफ होते थे, इनके अपने तमिल भाई, इनकी विचारधारा के विरुद्ध होते थे, ठीक है, क्योंकि लिट्टे के अलावा और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे, करीब 25 ऑर्गेनाइजेशन और भी थे, जो तमिल्स के ही लोग तमिल्स के द्वारा ही बनाए गए थे, लेकिन हिंसा के रास्ते के विरुद्ध थे वो, जो अदर जो ऑर्गेनाइजेशंस थे। तो उनके खिलाफ इन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग के द्वारा उनको मार गिराया, जो भी इनकी विचारधारा के विरुद्ध होते थे। तो इस तरीके से इन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग के द्वारा एक एक करके सारे जो ग्रुप्स इनके अलावा और जो थे लिट्टे के अलावा जो तमिल्स के लिए काम करते थे, उनको सबको एक एक करके ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसके अलावा देखिए लिट्टे इतना पावरफुल था कि इनकी अपनी एक अलग शैडो गवर्नमेंट चलती थी। ठीक है, कहने को तो श्रीलंका में एक अलग गवर्नमेंट है, सरकार है, ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में इनकी अपनी अलग सरकार होती थी लिट्टे की। ठीक है, लिट्टे का अपना एक अलग कोड था, अलग बैंक था, अलग अपनी इनकी पुलिस फोर्स होती थी। तो पूरा जो है जो सरकारी जो ढांचा है, ये इनका अपना पूरा होता था, पूरा था इनका, अपनी गवर्नमेंट अलग जो है चलाते थे ये नॉर्थ और ईस्ट वाले पार्ट में। इसके अलावा इनकी अपनी एक नेवी भी थी। देखिए एक बड़ा मतलब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसकी अपनी एक नेवी भी है, एक अपनी एयरफोर्स भी है। ये एक दुनिया का ऐसा एकमात्र आतंकवादी संगठन था जिसकी अपनी एयरफोर्स भी थी, और नेवी भी इनकी काफ़ी स्ट्रांग थी। ये जो प्रभावकरण है इनका लीडर, ये आप देख सकते हैं, ट्रेनिंग जैसे मिलिट्री फोर्स को दी जाती है उस तरीके से। देखिए जो मेजर एसेसिनेशन इनके द्वारा जो कराई गई उनके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने एक तो जो है श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे राणा सिंघे प्रेमदासा, उनकी 93 में जो है उनकी उनकी हत्या की एक तो। इसके अलावा जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे श्री राजीव गांधी, इनको भी इन्होंने ही मरवाया था लिट्टे ने 91 में। उनको एक महिला ने फूलों की माला पहनाती है, माला में बम था, और इस तरीके से श्री राजीव गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा इन्होंने जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे श्रीलंका के, करीब 7 मिनिस्टर्स को भी की भी इन्होंने हत्या करवाई। तो इस तरीके से ये इन मामलों में काफ़ी आगे थे, सुसाइड बॉम्बिंग वगैरह में। इसके अलावा 1983 में ये 13 श्रीलंका के जो आर्मी के जो सोल्जर्स थे उनको भी मार गिराते हैं, छुपकर घात लगाकर हमला करने की पॉलिसी थी इनकी। इसके बाद पूरे जो श्रीलंका में जो है तमिल्स के खिलाफ दंगे दंगे बढ़ जाते हैं, और इसमें करीब इन दंगों में करीब 1000 से 3000 तमिल्स मारे जाते हैं, और इसमें भी लिट्टे को एक मौका मिल जाता है, और उन्होंने कहा कि हम श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो इस तरीके से श्रीलंका की गवर्नमेंट जो है अपनी आर्मी भेजकर जो है लड़ाई शुरू कर देती है। 1983 में से 87 तक भारत सरकार ने भी ग्रुप्स को जो है काफ़ी सपोर्ट किया, इन्हें हथियार सप्लाई किए लिट्टे को। लिट्टे के जो फाइटर्स थे उनको भारत बुलाकर भारत सरकार ने इनको ट्रेन भी किया। इसके अलावा जो तमिलनाडु की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो भी इनका फेवर करती थी, क्योंकि सदियों से भारत के तमिल्स और जो है जो श्रीलंका के जो तमिल्स थे उनके बीच में कल्चरल टाइप थे, अच्छे रिश्ते थे इनके बीच में। तमिलनाडु के जो सीएम थे एमजीआर, उन्होंने भी इनकी काफ़ी हेल्प की। हालांकि ये जो मदद होती थी ये कवर्ट होती थी, मतलब कोई सप्लाई जा रही है तो उसमें जैसे चेकिंग नहीं की जाएगी, ठीक है, डायरेक्टली नहीं होती थी वो जो हेल्प की गई। तो इस तरीके से, और इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने भी इनकी काफ़ी हेल्प की।
देखिए इसके बाद श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है वो भारत सरकार से बात करती है कि हमें एक समझौता करना चाहिए और आप लिट्टे को जो हेल्प आप कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से जुलाई 1987 में उस टाइम पर जो पीएम थे श्री राजीव गांधी थे। तो राजीव गांधी और श्रीलंका के जो पीएम थे जयवर्धने, इनके बीच में समझौता होता है, ठीक है। और इसके बाद फिर भारत ने जो है लिट्टे को जो हेल्प कर रहा था वो रोक दी जाती है। समझौता ये होता है कि तमिल्स को कुछ कंसेशन दिए जाएंगे श्रीलंका में। इसके लिए श्रीलंका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 13 अमेंडमेंट किया गया और इसमें ये की गई, एक तो जो तमिल जो लैंग्वेज थी उसको रिकॉग्नाइज किया गया। इसके अलावा स्टेट जो प्रोविंसेस जो थे उनकी पावर को बढ़ाया गया। जो नॉर्थ, खास तौर पर जो नॉर्थ ईस्ट की जो प्रोविंसेस थे उनकी पावर बढ़ाई गई। नॉर्थ और ईस्टर्न जो प्रोविंसेस थे उनको एक करने की बात की गई ताकि जो जितने भी जो तमिल्स जो लोग हैं वो एक ही सरकार के अंडर में आ सकें, ठीक है। इसके अलावा ये भी तय हुआ कि भारत सरकार एक पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका भेजेगी। वो पीस कीपिंग फोर्स जो है श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है और लिट्टे के बीच में शांति बनाए रखने का काम करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है श्रीलंका के द्वारा और ये भारत सरकार के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन होता है। देखिए ये जो एग्रीमेंट होता है, ये एग्रीमेंट जो लिट्टे था इसको छोड़कर बाकी जो आर्म्ड जो ग्रुप थे वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हथियार छोड़ देते हैं। और भारत के द्वारा पीस कीपिंग फोर्स जैसे कि एग्रीमेंट हुआ था वो भेजी जाती है। उसका नाम होता है ऑपरेशन पवन, ठीक है। तो लिट्टे ने भारत की फ़ौज पर जो है हमले करने शुरू कर दिए इसके बाद, जब मिलिट्री भारत के द्वारा भेजी जाती है, क्योंकि उनको नहीं पसंद था कि इंडियन गवर्नमेंट पहले जो लिट्टे को जो सपोर्ट कर रही थी अब वो श्रीलंका की गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, क्योंकि श्रीलंका की गवर्नमेंट के साथ में एग्रीमेंट हो गया था। तो इस तरीके से उनको पसंद नहीं था। तो वो लिट्टे जो था अब वो इंडियन गवर्नमेंट जो मिलिट्री थी उसको उसके ऊपर उनके ऊपर हमले करने शुरू कर देते हैं जो भेजी जाती है इंडिया से। तो इनिशियली तो भारत की फ़ौज को भारत की जो फ़ौज थी उन्होंने जो लिट्टे को जाफना से जो है खदेड़ दिया और लिट्टे के जो काडर थे वो गुरिल्ला वार उन्होंने शुरू कर दिया उसके बाद, और वो भागकर जो है जंगलों में जाकर छुप गए। तो इस तरीके से जो ऑपरेशन था ये करीब 3 साल चला। 1987 से लेकर 90 के बीच में ये जो ये ऑपरेशन था चला। अब देखिए इसके बाद दो बातें होती हैं। एक तो 89 में जो है राजीव गांधी की जो सरकार थी वो गिर जाती है भारत में। और इसके अलावा दूसरे बात ये होती है श्रीलंका में वहाँ के जो साउथ के जो लोग थे, जो सिंगली जो लोग थे, ठीक है, वो नहीं चाहते कि इंडिया मतलब दूसरा देश उनके देश में इंटरफेयर करे अब, ठीक है। भारत जो दूसरा जो देश है वो उनके देश में मिलिट्री भेजे, उनके जो इंटरनल जो मैटर है उसमें इंटरफेयर करे, तो उनको पसंद नहीं था। तो इस तरीके से जो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है वो प्रेशर में आ जाती है और भारत को वो कहते हैं कि आप अपनी जो आर्मी है उसको वापस बुला लीजिए। तो इस तरीके से आर्मी जो है वापस बुला ली जाती है भारत सरकार के द्वारा 90 में, ठीक है। और इसके बाद 91 में जो इलेक्शन यहाँ पर होने थे, तो लिट्टे को लगता है कि राजीव गांधी अगर फिर से जीत गए तो फिर से वो फोर्स भेजेंगे श्रीलंका में और उनको लड़ना पड़ेगा। तो इस डर से जो है लिट्टे जो है राजीव गांधी की हत्या करवा देता है। देखिए ऐसा नहीं है कि पीस के लिए जो है कोई बातचीत नहीं हुई थी। श्रीलंका की सरकार जो है नहीं चाहती थी पीस, ऐसा नहीं था। श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी उसने कई बार
ऐसे एफर्ट्स किए, कोशिश की कि जो शांति वार्ता के लिए लिट्टे के साथ, लेकिन लिट्टे ही नहीं चाहता था कि शांति जो है बने। तो इस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। देखिए 2001 में 9/11 के हमले के बाद यूएस ने वॉर ऑन टेरर लागू किया, जिसमें उसका ये कहना था कि पूरी दुनिया में जहाँ भी आतंकवादी संगठन जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको ख़त्म करने के लिए सरकारों को उसने फंड दिया, अमेरिका ने। तो इस तरीके से यूएस अब जो है श्रीलंका के फेवर में आ चुका था। इसके अलावा 2002 में नॉर्वे की मध्यस्थता से नॉर्वे जो है मीडिएट इसमें बनता है और पीस प्रोसेस यहाँ पर शुरू होता है। और 2002 में एक सीज फायर साइन होता है, जिसमें लिट्टे और श्रीलंका की गवर्नमेंट के बीच में ये साइन होता है सीज फायर। लेकिन ज़मीनी हकीकत में ये कभी भी लागू नहीं हुआ था। इस सीज फायर एग्रीमेंट के तहत लिट्टे ने पहली बार एक स्वतंत्र देश की जो डिमांड उनकी थी उसको छोड़ दिया था और फेडरल सॉल्यूशन को उन्होंने एग्री कर लिया। उस पर एग्री हो जाते हैं कि स्टेट्स जो प्रोविंसेस हैं उनको अधिकार मिलेंगे, इससे जो है तमिल लोगों का भला होगा। और सरकार भी फर्स्ट टाइम एग्री हो जाती है इस मामले में। तो इस तरीके से 2003-4 तक जो है बातें दोनों के बीच में जो है बातचीत चलती रहती है। और अब देखिए एक मेजर एक इशू होता है 2004 में। लिट्टे के भीतर ही एक स्प्लिट होता है। इसमें जो लिट्टे में एक करुणा नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, ये लिट्टे में सीनियर कमांडर की पोस्ट पर था। ये लिट्टे छोड़ देता है और सरकार के फेवर में आ जाता है। तो ये लिट्टे के लिए एक बहुत बड़ा झटका था ये। और इसके अलावा 2004 में जो है सुनामी आती है श्रीलंका में, जिसमें करीब 35,000 लोग मारे गए। और लिट्टे वाला जो पार्ट था जहाँ पर जो तमिल जो लोग थे, उसमें भारी तबाही इसमें होती है। देखिए 2005 में यहाँ जो राजापक्सा जो थे वो प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं 2005 में। और 2005 में ही लिट्टे ने जो फॉरेन मिनिस्टर थे वहाँ के, उनको मार गिराया, उनका असैसिनेट कर दिया जाता है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये थी कि जो फॉरेन मिनिस्टर थे ये तमिल ही थे। तो ऐसा नहीं था कि लिट्टे को अगर लगता था कि जो अगर कोई उनके तमिल भाई हैं, अगर वो उनके अगेंस्ट हैं, चाहे वो उनकी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ हैं, चाहे वो सरकार के सपोर्ट में हैं, ठीक है, तो उनका असैसिनेट किया जाता था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे तमिल जो लोग थे जिनकी हत्याएं लिट्टे के द्वारा की गई थी, जो उनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करते थे। तो इस तरीके से एक बड़ी लड़ाई जो है वो शुरू हो जाती है 2008 और 9 में। और फाइनली मई 2009 में जो है श्रीलंका की आर्मी ने लिट्टे को हरा दिया। लिट्टे और जो श्रीलंका की आर्मी थी उसके बीच में वॉर होती है और इसमें लिट्टे जो है हार जाता है। और फाइनली प्रभाकरन जो था इनका जो मेन जो लीडर था, उसको भी वहाँ की मिलिट्री जो है मार गिराती है। तो इस तरीके से जो बड़ी जो सिविल वार काफ़ी लंबे टाइम से चल रही थी यहाँ पर, ये समाप्त हो जाती है। और इस सिविल वार में करीब दोनों ही तरफ से जो है युद्ध में करीब 1 लाख लोग जो है मारे जाते हैं। बड़े स्तर पर इसमें जो है युद्ध अपराध किए गए। दोनों ही तरफ से जो है सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया गया, सिविलियंस को निशाना बनाया गया। और 1 लाख सिविलियंस का मरना, उनकी डेथ होना, ये श्रीलंका जैसे छोटे देश के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ी संख्या है। ठीक है, तो ये जो एक बड़े लंबे टाइम बाद ये जो इश्यू था ये समाप्त होता है। देखिए 2018 में श्रीलंका में एक पॉलिटिकल क्राइसिस बनता है, जिसमें जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे सिरिसेना,
वे उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थे रानिल विक्रमसिंघे, उनको हटाकर राजापक्से को जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं। वहाँ पर प्रेसिडेंट को ये पावर थी कि प्राइम मिनिस्टर को वो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस पावर को हटा दिया गया था 2015 में। लेकिन उसके बाद भी इस तरीके का एक्शन उनके द्वारा लिया जाता है। तो वहाँ पर एक ही टाइम में दो प्राइम मिनिस्टर की स्थिति जो खड़ी हो जाती है कि एक ही टाइम में वहाँ पर दो प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। राजापक्से कहते हैं कि वो सही मायने में, क्योंकि प्रेसिडेंट ने उनको अपॉइंट किया है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा विक्रम सिंघे कहते हैं कि वो सही मायने में जो है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली तो वही प्राइम मिनिस्टर हैं। तो एक बड़ा क्राइसिस बन जाता है। ये रानिल विक्रम सिंघे हैं प्राइम मिनिस्टर जो थे, और ये प्रेसिडेंट हैं सिरिसेना, और राजापक्से जो हैं इनको अपॉइंट कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये अपॉइंट कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंट कर देते हैं राजापक्सा को। और देखिए मज़ेदार एक बात और ये थी कि 2014-15 का जो इलेक्शन हुआ था जिसमें राजापक्सा की हार हुई थी, उसमें ये इन दोनों ने साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ा था 2014-15 में। ठीक है, दोनों ने साथ में इलेक्शन लड़ा था और इनको हराया था राजापक्सा को। ठीक है, अब 2018 में प्रेसिडेंट ने इन्हीं को हटाकर, इन्हीं को प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से हटाकर जिनके खिलाफ थे 2014-15 में, इन्हीं को ही प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। अब होता ये है कि इनका ये कहना है विक्रम सिंघे का कि प्रेसिडेंट उनको इस तरीके से नहीं हटा सकते, क्योंकि 2014 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो चुका है, और जो ये प्रावधान था श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट को पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर को हटा सकते हैं, अब उस प्रावधान को हटा दिया गया था, उसमें अमेंडमेंट करके उसको 2014-15 में हटा दिया गया था। तो विक्रम सिंघे कहते हैं कि अब वो प्रेसिडेंट को पावर नहीं है कि वो उनको हटा सके। तो वो कहते हैं कि सही मायने में वही प्राइम मिनिस्टर है। तो इस तरीके से एक बड़ा क्राइसिस यहाँ पर एक बन जाता है, पॉलिटिकल क्राइसिस ये उठ खड़ा होता है। और इसके अलावा जो सिरिसेना थे, ये भी इंडिया के ऊपर भी इन्होंने एक आरोप ये लगाया था कि जो भारत का जो रॉ है, ठीक है, वो उनका असेसिनेट करना चाहता है, उनको मरवाना चाहता है। इन्होंने, जो विक्रम सिंघे थे, ये भारत के पक्ष में रहे थे, और इन्होंने कहा कि भारत सरकार ये सिरिसेना जो है गलत तरीके से आरोप लगा रहे हैं, वो क्यों श्रीलंका के प्रेसिडेंट को मरवाएगी भारत सरकार। तो इन्होंने उनका जो है फेवर किया था इंडियन गवर्नमेंट का। हालांकि इन्होंने जो कहा था ये वो ऑफिशियल नहीं था, वो बिल्कुल ओपनली नहीं कहा था। तो इस तरीके से, और इसके बाद जो प्रेसिडेंट थे इन्होंने ये 16 नवंबर तक ये पार्लियामेंट को भी जो है सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड क्यों करते हैं? क्योंकि जिससे कि जो है जो विक्रम सिंघे हैं वो अपना जो है बहुमत सिद्ध ना कर सकें। ठीक है, तो उनको मौका ना मिले, इस वजह से वो उनको भी जो वहाँ की जो पार्लियामेंट थी उसको भी सस्पेंड कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है काफ़ी ये प्रॉब्लम एक बन जाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है जो ये क्या कहते हैं, जो विक्रम सिंघे थे, ये काफ़ी जो है ये जो है प्रो इंडिया रहे थे, ये भारत के सपोर्ट में रहे हैं। और इसके अलावा जो राजापक्सा थे, इन्होंने जो चाइना को जो है काफ़ी बढ़ावा दिया है, ये प्रो चाइना रहे हैं, चाइना के सपोर्ट में काफ़ी रहे हैं ये। और इन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट जो है वो चाइना के साथ में साइन किए, और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल तरीके से श्रीलंका को जो है चाइना की तरफ इन्होंने धकेल दिया जब ये प्राइम मिनिस्टर थे पहले। और इसके अलावा 2018 में जो है राजापक्सा जो है पूर्व पीएम के रूप में जो है भारत आए, तब इनका काफ़ी स्वागत भी हुआ था। तो शायद इनको समझ में आ गया था कि ज़्यादा प्रो चाइना होना भी अब ठीक नहीं है। तो इस तरीके से, और इसके अलावा देखिए श्रीलंका और भारत के बीच में जो मेजर जो प्रॉब्लम बनी है, हालांकि रिलेशन दोनों के, चाहे वो ट्रेड को लेकर हो या और मामलों को लेकर हो, सही दोनों के जो रिलेशन है काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। लेकिन चाइना के इंटरफेरेंस की वजह से
क्योंकि चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड वाला जो जो प्रोजेक्ट है श्रीलंका में वो जो है उसका एक पार्ट है। श्रीलंका ने उस प्रोजेक्ट पर साइन किया है। और तो इस तरीके से भारत के लिए एक बड़ा वो चिंता का विषय है। और इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह जैसे कि अभी बताया कि राजापक्सा जो थे इन्होंने जो चाइना को में जो है के साथ जो है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इन्होंने साइन किए। तो और काफ़ी जो है चाइना के फेवर में रहे ये। तो इस तरीके से कुछ समस्याएं जो हैं, कुछ प्रॉब्लम जो है वो देखी गई हैं। तो देखिए इस पार्ट में हमने डिस्कस किया श्रीलंका के बारे में। नेक्स्ट लास्ट पार्ट 5 में हम डिस्कस करेंगे मालदीव्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।